शुरू में यह एक फुसफुसाहट थी, एक वीडियो, एक पार्टी, कुछ सांपों और एक बोतल के बारे में अफवाहें। लोग बोले, कुछ ने हंसकर टाल दिया, पर वही फुसफुसाहट धीरे धीरे पुलिस रिपोर्ट में, अदालत की फाइलों में और राष्ट्रीय सुर्खियों में तब्दील हो गई। अचानक वह छोटा सा लड़का जो लोगों को हंसाया करता था, उसी सवाल के केंद्र में खड़ा था। एक स्केच और समन के बीच क्या हुआ? इस धागे को खींचो तो कहानी बहुत पहले के गलियारों, कॉलेज हॉस्टलों और कैमरे रोशनी वाले कमरों तक जाती है, जहां एक युवा ने मंच बनाना, ऑडियंस जुटाना और शो के किनारे किनारे पर चलना सीखा। सिद्धार्थ एल्विश यादव का जन्म 14 सितंबर 1997 को वजीराबाद, गुरुग्राम, अब गुरुग्राम में हुआ। मध्यम वर्गीय माहौल में बड़ी हुई उसकी दुनिया मोहल्ले की बातचीत, पारिवारिक किस्सों और पड़ोसियों के रंगों से बनी थी। बचपन से ही उसमें नकल निभाने और अभिनय की प्रवृत्ति थी। छोटी छोटी बातों में जो मजा मिलता, वही उसके बाद के स्केचों का कच्चा माल बन गया। उसने नजदीकी जीवन के उन किरदारों को पहचानना और पिरोना सीखा, जो बाद में उसके वीडियोस को जीवंत बनाते रहे। स्कूल के बाद दिल्ली आना उसके लिए मामूली कदम नहीं था, यह बदलते नजरिए का आरंभ था। हैंसराज कॉलेज के कैंपस, रात के ढाबे, दोस्तों की बोलियां और इंटरनेट सब कल्चर ने उसकी सोच को नया रंग दिया। यहां उसने देखा कि छोटे छोटे रोजमर्रा के पल भी हास्य के मजबूत स्रोत हो सकते हैं। वह कॉर्पोरेट रास्ते की अपेक्षा कंटेंट बनाने में ज्यादा रुचि लेने लगा। छोटे, सटीक और पंच लाइन युक्त स्केच बनाना, यही उसका प्रयोगशाला बन गया। 29 अप्रैल 2016 को उसने अपना YouTube चैनल शुरू किया। पहले नाम था द सोशल फैक्ट्री, बाद में अपने नाम पर रिब्रांड किया। शुरुआती वीडियो सीधे साधे कॉमेडी, स्केच, रिएक्शन और छोटी छोटी कहानियां थी, जो स्थानीय स्टीरियोटाइप और आम किरदारों पर मजाक करती। उसका अंदाज थोड़ा तमीज भरा घमंड और साथ में आत्म उपहास लोगों को तुरंत भाया। नियमित अपलोड, स्पष्ट लक्षित दर्शक, हिंदी बोलने वाले और वे रूटीन कैरेक्टर्स जिन्होंने बार बार लौटकर दर्शक को बांधे रखा। इन सब का नतीजा चैनल की तेज बढ़त और अरबों व्यूज में बदल गया। एक सफल चैनल से उसने कई प्लेटफॉर्म स्ट्रीम खींचे, व्लॉग चैनल, गेमिंग चैनल और लाइव स्ट्रीम फॉर्मेट। इसके साथ उसने मर्चेंडाइज और फैशन में हाथ आजमाया, अपना क्लोथिंग ब्रांड निकाला और एल्विश यादव फाउंडेशन जैसी फिलैंथ्रोपिक पहलें भी शुरू की। यह बदलाव दर्शाता है कि वह सिर्फ कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक छोटा सा क्रिएटर एंटरप्रेन्योर बन गया, जहां एड रेवेन्यू, ब्रांड डील और लाइव इवेंट एक दूसरे को पूरा करते थे। 2023 उसका टर्निंग पॉइंट बन गया, जब उसने बिग बॉस OTT 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री की और अंततः विजेता बनकर उभरा। यह ट्रॉफी डिजिटल फेम को नवंबर 2023 में नोएडा पुलिस की एक रिपोर्ट में कथित तौर पर कुछ विषैली सरीसृप और सांपों का जिक्र आया और उन तत्वों के रेव पार्टी से जुड़ने की अफवाहें फैल गईं। छापे, संगीन आरोपों और फोरेंसिक रिपोर्टों ने मामले को तेजी से बड़ा बनाया। प्रारंभिक जांच में एक चौड़े दायरे के नाम उभरने लगे और यह सब अटकलों से आगे बढ़कर कानूनी कार्यवाही में तब्दील होने लगा। जांच का असर गहरा हुआ। मार्च 2024 में कुछ साथियों के बयान के बाद एल्विश को हिरासत में लिया गया आरोप थे कि संरक्षित वन्यजीव उत्पादों का अवैध कब्जा, वितरण हुआ। साथ ही कुछ झड़पों और फुटेज ने और FIR दर्ज करा दी। पहल सुनवाइयां, चुनौतीपूर्ण दलीलें और सबूतों के थोक दस्तावेज। यह अध्याय बताता है कि एक कंटेंट क्रिएटर की निजी जिंदगी कितनी जल्दी कोर्टरूम की भाषा बोलने लग सकती है। अदालतों ने बार बार कहा कि आरोपों को मुकदमे में परखा जाना चाहिए। कई हाईकोर्ट के फैसलों ने मामलों को नियमित ट्रायल के लिए भेजा है। मामला केवल वन्यजीव कानून तक सीमित न रहकर आर्थिक जांचों तक पहुंचा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने भी मुद्दा उठाया। पूछताछ का केंद्र रिहा हुआ कि क्या संरक्षित जीवों का उपयोग लोकप्रियता और कमाई के लिए किया गया और क्या उससे जुड़े लेन देन रहे।
ऐसी जांचों ने मामले को स्थानीय क्राइम से राष्ट्रीय स्तरीय मल्टी एजेंसी जांच में बदल दिया, जहां वन्य जीव, संभावित नशीली वस्तुओं और आर्थिक अपराध की परतें एक दूसरे में उलझ गई। जांचों के बीच भी उसकी भारी फैन फॉलोइंग बनी रही बिग बॉस की जीत ने वफादार समर्थक मांग दी, जो कानूनी तूफान के समय भी उसका साथ देती रही। पर ब्रांड लैंड स्काटर हुए। कुछ कंपनियों ने सहयोग रोका, कुछ ने इंतजार किया और कुछ ने चुपचाप दूरी बनाए रखी। यह दौर बताता है कि क्रिएटर इकोनॉमी में प्यार और वाणिज्यिक विश्वास दोनों अलग अलग चल सकते हैं। जब विवाद आए तो पार्टनर जल्दी सतर्क हो जाते हैं। मिड 2070 में उसके नेटवर्थ के सार्वजनिक अनुमान व्यापक रूप से बदलते रहे। कई स्रोत करोड़ों में आकलन करते हैं, पर महत्वपूर्ण यह है कि इनकम स्रोत बहुत विविध है। यूट्यूब एड, स्पॉन्सरशिप, मर्च लाइव शो और ब्रांड पार्टनरशिप। साथ ही जब कानूनी अटकलें हों तो आय के स्रोत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। इन्फ्लुएंसर आधारित इनकम की अस्थिरता यही दर्शाती है। बहरहाल, उसने काम करना बंद नहीं किया। वीडियो डाले, शो किए और प्रोजेक्ट संभाले, पर कई उपस्थिति स्थगित हुई और कुछ प्रोडक्शन हाउस सतर्क हुए। परिणाम यह हुआ कि एक कलाकार उद्यमी गति बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसका लीगल दस्ता अदालतों और जांच एजेंसियों से जूझ रहा था। एल्विश यादव की कहानी एक दोहराव दिखाती है। इलाके पर आधारित कॉमेडी प्लेटफॉर्म की बढ़ोतरी, टीवी प्रसिद्धि, विवादजनक चुनाव और कानूनी संवेदनशीलताएं वफादार फैन बेस के बावजूद प्रतिष्ठा की मरम्मत की कठिन। सबक साफ है, आय विविध बनाओ, कानूनी और नैतिक सीमाएं मानो, खासकर जानवरों व नियंत्रित पदार्थों के मामलों में। और मोनेटाइजेशन के वक्त कागजी रिकॉर्ड रखना जरूरी है। 2025 तक कहानी बंद नहीं हुई। अदालतों के फैसलों पर बहुत कुछ निर्भर करेगा और जनता का रुख बार बार बदलता रहेगा।